19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कल रात तेज बारिश हुई है, जिसके बाद उमस से जरूर राहत मिली है, लेकिन वहीं कुछ एक क्षेत्रों में जल भराव की समस्या भी बढ़ गई थी। दरअसल यूं तो पिछले कल के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उमस भरी गर्मी का सामना आम लोगों को दिल्ली में करना पड़ा, जिसके बाद देर रात जरूर बारिश हुई है। अभी 17 अगस्त तक मौसम खराब दिल्ली एनसीआर में रहेगा, जिसमें कि 13 अगस्त तक हल्की बारिश बताई गई है और वहीं 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तेज बारिश के आसार दिल्ली एनसीआर में जताए गए हैं। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगले 7 दिन तक वहां मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहने वाला है। ये भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्व अनुमान जारी किया गया है, इसीलिए एहतियात बरतना जरूरी है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो अभी भी तलाशी अभियान जारी है, जो कि 4 दिन पहले बादल फटने की जानकारी वहां पर सामने आई थी। संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 12 अगस्त यानी कि आज ही सरकार इसे खत्म करने का विचार कर रही है। अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर दिया जाएगा सर्वसहमति से, अभी तक ये माना जा रहा है। इससे पहले जो शेड्यूल तय किया गया था उसके मुताबिक 17 अगस्त तक ब्रेक रहने वाली थी, 13 अगस्त से 17 अगस्त तक, और उसके बाद 21 अगस्त तक सिटिंग्स जारी रहने वाली थी, लेकिन वहीं आज ही इसे खत्म करने पर सोच विचार हुआ है। दरअसल इस बारी का सत्र यूं भी बहुत ज्यादा खास रहा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा बरपाया गया है अनेकों मुद्दों पर, लेकिन उसके बावजूद भी 9 विधेयक संसद में पारित किए गए हैं, जिसमें कि राज्यसभा में 5 विधेयक और लोकसभा में 4 विधेयक पारित हुए हैं। इनकम टैक्स बिल, मणिपुर बजट, मणिपुर जीएसटी जैसे अहम बिल पारित किए गए हैं इसी सत्र के दौरान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस बयान का जवाब भारत की ओर से दे दिया गया है, जो कि आसिम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर दिया था। दरअसल आसिम मुनीर की ओर से ये बड़ी स्टेटमेंट दी गई थी कि भारत पर मिसाइलें गिराई जाएंगी अगर सिंधु नदी पर भारत में डैम बनाया जाता है। पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, वो 10 मिसाइलें दाग देंगे जैसे ही डैम बनेगा, क्योंकि परमाणु संपन्न राष्ट्र है पाकिस्तान। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आसिम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर किया था और विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है अमेरिका पर भी, क्योंकि भारत का मित्र देश ये माना जाता है, तो आखिरकार उस देश में बैठकर कैसे भारत पर मिसाइल गिराने की बात आसिम मुनीर की ओर से कही जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है वो किसी के भी हित में सुरक्षित नहीं है, यानी कि किसी भी देश के लिए वो उचित नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जहां पर आर्मी के सीधे संपर्क आतंकियों के साथ है। तो ये भारत के लिए क्या किसी भी देश के लिए सही नहीं है। दुनिया को इस बात को समझना होगा। यहाँ अमेरिका पर भी निशाना साधा गया है विदेश मंत्रालय की ओर से। साथ ही विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट करना चाहा है कि भारत अपनी सुरक्षा कर सकता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कई सांसदों की ओर से अमेरिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और जो ये बयान विदेश मंत्रालय ने दिया है इसे भी उचित ठहराया गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सांसद शशि थरूर का पूरे मामले में। I think the ministry has given a fitting reply. As they said, nuclear saber rattling is the stock in trade of Pakistan. We are not going to surrender to nuclear blackmail. This gentleman has a habit of saying things to the diaspora in Pakistan which apparently are intended to boost his position. I think India knows how to handle these things actually in the air and on the ground. I'm not too worried. Let him say what he wants. वो आर्मी चीफ नहीं है, टेररिस्ट चीफ हैं और उनके बयान हर बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते करवाने का उनके बयान होते हैं और उनके बयानों के बाद ऐसे ही कई सारे हादसे भी हमने इतिहास के गवाह है, हमने देखे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको हर बार ऐसी कोई चेष्टा करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब भारत देने वाला है। उनको भारत के सामर्थ्य को कहीं भी उनको कम नहीं आंकना चाहिए।
अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कि भारत के हित में नहीं है। अब लेकिन अमेरिका को मिर्ची लगने वाली है। इसका बड़ा कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं और जापान के साथ उनकी ये शिखर यात्रा रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के लिए चीन की यात्रा कर सकते हैं। उनकी यह यात्रा वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा के साथ होगी। यदि यह यात्रा होती है तो यह 2018 के बाद और पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अक्टूबर 2019 के बाद से उनकी पहली सुनियोजित बैठक भी भारत और चीन द्वारा अपनी विवादित सीमा पर गश्त करने के समझौते पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 10 देशों का यूरेशियन सुरक्षा और राजनीतिक समूह है। चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। बिहार के एसआईआर मुद्दे पर आज अदालत में सुनवाई होने वाली है। मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से राजनीतिक संघर्ष भी इसके लिए किया जा रहा है। पिछले कल बड़ा प्रदर्शन हुआ था। कई दफा राहुल गांधी इस पर आवाज भी उठा चुके हैं। पहले भी कई दफा राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग भी मिलीजुली भगत में वहां काम कर रहा है। ये दरअसल 65 लाख वोटर्स हैं जिन्हें लेकर गड़बड़ी का मामला मतदाता सूची में सामने आया है। लेकिन वहीं चुनाव आयोग की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि ये ड्राफ्ट सूची है जो दर्शाई गई है। जो ओरिजिनल सूची है उसमें सभी वोटर्स का नाम सही तरीके से पेश किया गया है। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर 2 मोर्चों पर लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ विपक्ष इसे लेकर राजनीतिक जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई है। 12 अगस्त यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें एसआईआर में बिहार के 65 लाख मतदाताओं को बिना कारण बताए छोड़ने का दावा किया गया। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने हल्फनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत को बताया कि नियमों के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की अलग से सूची प्रकाशित करना निर्धारित नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट सूची साझा की है और ड्राफ्ट सूची में लोगों को शामिल न करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking. देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।